हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 34 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि क्या अगर कोई व्यक्ति अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है और वो रेगुलरली उस बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है और उसके अंदर वो कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि भाई क्या जो उसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है क्या वो कोर्ट में एडमिसिबल होगी या नहीं होगी, जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है। तो जैसे मान लो एक ए व्यक्ति है जो कि कोर्ट के अंदर जो है एक सूट फाइल करता है और ये कहता है कि मैंने बी से जो है वो 1000 रुपये लेने हैं और इसे प्रूफ करने के लिए मैंने बी से 1000 रुपये लेने हैं, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। जब वो उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करता है तो बी मना करता है, लेकिन जब वो कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करता है तो कोर्ट जो होता है उस ट्रांजैक्शन को मान लेता है कि मतलब इस तरह की ट्रांजैक्शन अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो तो वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होती है, मतलब कि कोर्ट उसको एडमिसिबल मान लेते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई होगी, मैं इसको मान सकता हूँ। लेकिन वो कहते हैं मैं इसको परफेक्टली नहीं मानूंगा, ये एक सफिशिएंट प्रूफ नहीं है आपका, आप इसके लिए कोई एक इंडिपेंडेंट एविडेंस लाओ। तो वो एक तरह से आपकी कोर्ट के अंदर एडमिसिबल तो है, लेकिन जब तक आप कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं लेकर जाओगे, ठीक है, वो जो एंट्री आपकी जो आप ट्रांजैक्शन शो कर रहे हो वो जो एविडेंस है वो आपका नील मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट एविडेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंट एविडेंस का मतलब होता है जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, आप मान लो बी से अपने पैसे देने के लिए सूट फाइल करा, ठीक है, बी मना कर रहा है लेकिन ए ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट शो करी। अब यहाँ पे ए जो है वो सी को कोर्ट पे प्रोड्यूस करता है जिसके सामने ट्रांजैक्शन हुई होगी, तो सी जाके कोर्ट के अंदर जो है वो गवाही देता है कि हाँ जी ये ट्रांजैक्शन जो है मेरे सामने ही थी, ए से बी ने 1000 रुपये का माल खरीदा था। तो ये जो यहाँ पे सी है ये एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, इंडिपेंडेंट आपकी जो है एविडेंस आ जाएंगे। तो जो आपकी बुक्स आपने ट्रांजैक्शन शो करी थी वो आपकी कोर्ट के अंदर मान ली जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो कई बार क्या होता है कि मान लो अब जो एक होटल होता है, होटल के अंदर क्या होता है कि एक रजिस्टर होता है जो कि होटल के काउंटर पे रखा होता है, जो कि विजिटर्स का होता है, जहाँ पे मान लो कि आप कहीं भी जाओगे तो आपका रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है कि आप वहाँ पे आए, ठीक है। अब मान लो आप वहाँ पे विजिट करके आपको होटल में स्टे करने गए, ठीक है, आपकी उसके अंदर एंट्री है, तो क्या आपने होटल वाले के पैसे देने हैं या नहीं देने हैं उस एंट्री से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी उसके अंदर एंट्री है तो आपको एक अपनी अलग से जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो आपको दिखानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि ये जो रजिस्टर है वो एक पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, आपका रेगुलर नेचर का है, तो वो जो रजिस्टर है होटल के अंदर जो काउंटर में रखा होता है, ठीक है, वो आपका माना जा सकता है कि अगर आप रेगुलर कोर्स में दिखाते हो कि मैं इसके अंदर पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन भी रेगुलरली जो भी आते हैं वो इसी के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो वो भी एक तरह से माना जा सकता है। लेकिन जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है अगर आप उसके अंदर ट्रांजेक्शन को शो करते हो किसी की लायबिलिटी शो करने के लिए, किसी का डेप्ट शो करने के लिए, मैंने इससे पैसा लेना है, तो आपको कोई ना कोई इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन भी कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो फिर आपके फेवर में डिसीजन आएगा। सेक्शन 34 यही कहता है। एक बारी हम सेक्शन 34 की जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है उसको रीड करते हैं और बाकी सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि सेक्शन कहता है, सेक्शन 34, एंट्री इन बुक ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाली भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर आ जाती है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेगुलरली केप्ट। अब यहाँ पे रेगुलरली केप्ट का मतलब क्या है कि जो आप रजिस्टर शो करोगे, ठीक है, वो रजिस्टर इस तरह का होना चाहिए, बाइंडिंग होना चाहिए, बाउंड मतलब कि जैसे एक रजिस्टर होता है वो अलग अलग ऐसे फाइल में आपने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया कि फाइल में आप पेज लगा के उसमें अकाउंट मेंटेन करते हो, वो नहीं चलेगा। मतलब कि जो रजिस्टर है वो आपका कैसा होना चाहिए, रजिस्टर जो है वो आपका बाइंड होना चाहिए कि आप उसके अंदर कोई भी पेज निकाल और एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसने स्पाइरल बाइंडिंग को भी मान्यता दे रखी है कई केसेस के अंदर, तो स्पाइरल बाइंडिंग भी आपकी चल सकती है, अदरवाइज जो है वो प्रॉपर ढंग से बाइंड किया हुआ होना चाहिए,
ठीक है। और यहाँ पे जो हम कहते हैं कि रेगुलरली केप्ट का मतलब होता है कि वो एक ऐसा रजिस्टर है कि जिसके अंदर आप डे टू डे और आवरली की जो भी आवर टू आवर के ट्रांजेक्शन है वो उसके अंदर रिकॉर्ड करते हो, ठीक है ना, कि कंटिन्यूसली आप उसके अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, हर दिन हर टाइम हर घंटे जो भी ट्रांजेक्शन आ रही है रेगुलरली आप उसी बुक के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। जिस बुक्स के थ्रू आप क्लेम करते हो कि मैंने किसी पैसा लेना है, किसी ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट क्लेम करते हो, तो रेगुलर नेचर की बुक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस की जो मोस्टली सब बिजनेस के अंदर यूज़ की जाती है। अब ये नहीं कि आपने कोई डायरी रखी हुई है उसके अंदर आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो और वो दिखा देते हो, तो आपको अपनी एक रेगुलर नेचर की बुक जो है वो शो करोगे तो उसकी जो ट्रांजेक्शन आप शो करोगे वो कोर्ट के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से एडमिसेबल हो जाती है, ठीक है ना। आर रेलिवेंट, रेलिवेंट मतलब कि ये जो भी आप ट्रांजेक्शन शो करोगे इस टाइप की वो कोर्ट के अंदर रेलिवेंट होगी, वो एडमिसेबल हो जाएगी। whenever they refer to a matter into a which the court has to require but such statement shall not alone be sufficient, मतलब कि जब भी आप कोर्ट के अंदर मैटर रेफर करोगे, कोर्ट इंक्वायरी करता है, तो ये जो होती है रेलिवेंट होती है, आपकी एडमिसेबल हो जाएगी इस तरह की ट्रांजैक्शन जो रेगुलर नेचर की बुक्स में आप रखते हो। लेकिन ये सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगा टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी, आपने किसी पर्सन के ऊपर ये लायबिलिटी दिखाई इस रजिस्टर के बिहाफ पे एविडेंस शो करके, तो एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है। सफिशिएंट ग्राउंड को मैंने पहले बताया था कि आपको अगर ये क्लेम कि आप किसी रजिस्टर को दिखा रहे हो तो वो एडमिसेबल तो है कि हाँ ट्रांजेक्शन लेने, लेकिन कोर्ट कहता है कि कोई इंडिपेंडेंस एविडेंस भी लेकर आओ तभी मैं इस बात को आपकी मानूंगा। अगर आपको इंडिपेंडेंस एविडेंस लेकर जाते हो तो फिर ये चीज़ आपकी मान ली जाती है एक तरह से, ठीक है ना। तो इस सेक्शन के अंदर बस यही सब बताया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये जो एविडेंस एक्ट है इसके अंदर सेक्शन 34 की क्या वेटेज है और क्या इसकी वैल्यू है एक तरह से, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सेक्शन समझ आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, ठीक है। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।